जय हिंद दोस्तों। आज सीडीपी की थर्ड क्लास है। देखते हैं इसके क्वेश्चन। बच्चों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, विकास एक समान गति से होता है। विकास केवल आनुवंशिक रूप पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, विकास क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास हमेशा प्रतिगामी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा सी, विकास क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, विकास क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, यह निरंतर चलता रहता है और एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की क्या खासियत है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है और विकास कभी रुकता नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, विकास क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं और निश्चित क्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, संवेदी गति अवस्था में। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। 2 का आंसर सी, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे तर्कसंगत रूप से ठोस वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं। बच्चे क्या सोच सकते? तर्कसंगत सोचते हैं, ठोस वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, परंतु ये अमूर्त रूप में नहीं सोच सकते हैं। 7 से 11 वर्ष का बालक अमूर्त रूप में नहीं सोच सकता, ज़्यादा कल्पनाएं नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निकट विकास का क्षेत्र किसने दिया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का सिद्धांत किसने दिया है? ZPD का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए, पियाजे ने। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने। ऑप्शन सी, वाइगोस्की ने। ऑप्शन डी, ब्रूनर ने। तो ZPD का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया। ZPD का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की ने ZPD की अवधारणा दी है जो यह बताती है कि बच्चा सहायता से क्या सीख सकता है। ZPD का मतलब है कि हम बच्चे को सहायता दें तो बच्चा क्या सीख सकता है। तो ZPD वाइगोस्की द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, स्कैप फोल्डिंग शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए, बच्चे के व्यवहार पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना। ऑप्शन सी, सीखने के दौरान सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन डी, ज्ञान का मूल्यांकन। तो स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है? शिक्षक या साथी सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। स्कैप फोल्डिंग में क्या करते हैं? शिक्षक या कोई साथी किसी बच्चे को मान लो अगली स्टेप आती है तो पहली स्टेप भूल रहा है तो वो पहली स्टेप को बताना ही स्कैप फोल्डिंग होता है। मतलब सहायता करना ताकि बच्चा धीरे धीरे स्वावलंबी बन सके, मतलब स्वयं सीख सके। तो सीखने के दौरान सहयोग प्रदान करना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। 4 का ऑप्शन सी, सीखने के दौरान सहयोग प्रदान करना। 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? 6 चरण। चरण कितने हैं?
6 और स्तर कितने बताए हैं? 3। कोलबर्ग ने चरण 6 बताए, स्तर 3 बताए हैं। तो हर स्तर में 2-2 चरण है। क्या है? हर स्तर में 2-2 चरण है। पहला स्तर क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल। तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, और ये स्तर बचपन में देखा जा सकता है। जो पूर्व परंपरागत स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर, ये पहला स्तर, ये बचपन में देखा जाता है। और इसमें चरण कौन कौन से? आज्ञा और दंड उन्मुक्ता। पहला चरण क्या है? आज्ञा और दंड उन्मुक्ता। तो इसके उदाहरण कैसे देखेंगे कि सही गलत का निर्णय सजा के डर से होता है। बच्चा क्या सोचता है? अगर हम सही कार्य करेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, अगर गलत कार्य करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो इसमें बच्चा क्या सीखता है? सही और गलत को चीज़ों को देखकर सीखता है। नंबर 2 चरण, सावधानी सापेक्षता। चरण नंबर 2 सावधानी सापेक्षता। इसके अनुसार क्या? बच्चा सोचता है कि सावधानी नहीं, साधनवादी सापेक्षता। चरण 2 में क्या है? साधनवादी सापेक्षता। बच्चा क्या सोचता है साधनवादी सापेक्षता में? कि तू मेरी मदद करता, हम तेरी मदद करेंगे। तो बच्चा इसमें क्या होता है? अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार निर्णय लेता है। चरण 2 में बच्चा अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार निर्णय लेता है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। ये साधनवादी सापेक्षता है। तो फिर चरण कितने हो गए? 2 चरण हो गए। और स्तर 1 पूर्व परंपरागत स्तर में 2 चरण हैं, आज्ञा और दंड उन्मुक्ता। चरण 2 साधनवादी सापेक्षता। अब स्तर नंबर 2, स्तर कौन सा है? स्तर दूसरा। स्तर दूसरे में परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर में ये परंपरागत स्तर जो होता है किशोरों और वयस्कों में देखा जाता है। परंपरागत स्तर किशोरों और वयस्कों में देखा जाता है। परंपरागत में 2 चरण हैं, 3 और 4। तो तीसरा चरण होता अच्छा बच्चा। तीसरे चरण में अच्छा बच्चा होता है। जैसे बच्चा क्या सोचता है? अच्छा व्यवहार करने की इच्छा करता है ताकि लोग उसे पसंद करें, प्रशंसा करें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। चरण 3 में बच्चा क्या करता है? दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। अब चरण 4 में क्या है? विधि और व्यवस्था। चरण 4 है विधि और व्यवस्था। इसमें समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना सही माना जाता है। तो इसमें क्या करता है? समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना सही माना जाता है। कानून सबके लिए समान है। बच्चा क्या सोचता है? कानून सबके लिए समान है। अब स्तर 2 हो गए। अब स्तर 3। स्तर 3 में क्या है? उत्तर परंपरागत अब इसमें चरण 5वां आएगा और 6ठा आएगा। 5वां चरण कौन सा है? सामाजिक अनुबंध। 5वां चरण है सामाजिक अनुबंध। इसमें कानून को तब तक सही मानते हैं जब तक वह जन कल्याण के लिए होता है। इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब यह स्तर उच्च नैतिक सोच वाले व्यक्तियों में देखा जाता है। जो तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत, यह उच्च स्तर नैतिक सोचने वाले व्यक्तियों में देखा जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है? चरण 5 में सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध कानून को तब तक सही मानते हैं जब तक वह जन कल्याण के लिए होता है। अगर कानून अन्याय करता है तो बदला भी जा सकता है। ये चरण 5 में है सामाजिक अनुबंध में। चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चरण 6 कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें व्यक्ति अपने अंतःकरण और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। जैसे न्याय, समानता और मानव गरिमा सर्वोच्च मूल्य होते हैं इसमें चरण 6 में। तो क्वेश्चन नंबर
5 का आंसर बी, कोहलबर्ग। ये सिद्धांत किसने दिए? कोहलबर्ग। नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिए थे? कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास सिद्धांत में स्तर 3 थे, चरण 6 थे। नैतिक विकास सिद्धांत के को कितने चरणों में बांटा गया? 6 चरणों में बांटा गया है और 3 स्तर में बांटा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से, पावलोव से, स्किनर से, कोहलर से। तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक में भी टी आ रही है, इसमें भी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। ठीक, क्या बन जाएगी इसकी? लगा लोगे थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। ये ट्रायल एंड सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली बॉक्स पर प्रयोग किया था। बिल्ली के बॉक्स पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली के बॉक्स पर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किस सिद्धांत में किया गया है? रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किस सिद्धांत में किया गया? शास्त्रीय अनुबंध में, प्रचालन अनुबंध में, अंतर्दृष्टि सीखना, बौद्धिक विकास। तो रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग प्रचालन अनुबंध में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का भी किसमें किया? प्रचालन अनुबंध में किया गया है। स्किनर ने प्रचालन अनुबंध में रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया है। रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किसने किया है? स्किनर ने। किसने किया है? स्किनर ने। स्किनर ने प्रचालन अनुबंध में रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किया था। स्किनर ने क्या किया था? प्रचालन अनुबंध में रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। रीइंफोर्समेंट किससे संबंधित है? स्किनर से। क्वेश्चन नंबर 8, आत्म अवधारणा सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण किससे होता है? केवल आनुवांशिक कारकों से, केवल सामाजिक अनुभव से, स्वयं के अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया से, शिक्षण से कोई संबंध नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर केवल लगा है तो ये माना आंसर हो ही नहीं सकता है। 90% अगर ऑप्शन में केवल लगा तो कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको हम क्या करते? काट देते हैं। 90% केवल वाला आंसर सही नहीं होता, तो बी भी नहीं होगा। शिक्षण से कोई संबंध, ये कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षण से नहीं संबंधित पढ़ क्यों रहे? ये स्वयं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या निकल गया? 8 का सी, स्वयं के अनुभवों और सामाजिक अंतःक्रिया संबंधित है। आत्म अवधारणा क्या है? स्वयं के अनुभवों और सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है। बच्चा अपने अनुभवों और समाज के फीडबैक से आत्म अवधारणा विकसित करता है। बच्चा क्या करता है? अपने अनुभव सीखता है, समाज के फीडबैक से आत्म अवधारणा विकसित होती है बच्चे में। बच्चा अपने से सीखता है, समाज की चीज़ें देखता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इनसाइट लर्निंग का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने, वाटसन ने। इनसाइट लर्निंग का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? इनसाइट लर्निंग का प्रयोग कोहलर ने किया है। किसने किया है? कोहलर ने किया है। इनसाइट लर्निंग का प्रयोग किस पे किया था? कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पे। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पे किया था। कोहलर ने इनसाइट लर्निंग का प्रयोग चिंपांजी पर दिखाया था। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग कर दिखाया था कि सीखना अचानक अंतर्दृष्टि से भी हो सकता है। सीखना क्या हो सकता है? अचानक अंतर्दृष्टि से भी हो सकता है। इनसाइट लर्निंग का प्रयोग कोहलर ने चिंपांजी पर करके दिखाया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को केंद्र में रखना नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब शिक्षक को केंद्र में रखना नहीं है। पाठ्यक्रम को केंद्र में रखना नहीं, पाठ्यक्रम को भी नहीं है।
बच्चों की रुचि और अनुभव को केंद्र में रखना। हाँ, बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब होता है बच्चों की रुचि और अनुभव को केंद्र में रखना, परीक्षाओं को केंद्र में रखना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। बाल केंद्रीय शिक्षाएं बच्चों की आवश्यकताएं, रुचियां और अनुभव प्रमुख माने गए हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा में बच्चों की रुचि और अनुभव को केंद्र में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का क्या कार्य है? बाधा डालना? नहीं। सीखने की प्रक्रिया मोटिवेशन बाधा डालना? नहीं। प्रेरणा देना? हाँ, हो सकता है। सीखने को समाप्त करना? नहीं। अनुशासन बढ़ाना? नहीं। तो सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का कार्य होता है प्रेरणा देना। मोटिवेशन बच्चे को सीखने के लिए ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। मोटिवेशन हर व्यक्ति को चाहिए और बच्चे को तो बहुत ही ज़रूरी है मोटिवेशन, जिससे प्रेरणा देना, बच्चा सीखता है, इसलिए मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर व्यक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? स्वयं को समझने से, दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने से, गणितीय क्षमता से, भाषाई क्षमता से। तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बी, दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने से है। ये गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में है। ये किसमें है? गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में है। इसमें गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर व्यक्तित्व बुद्धि दूसरों के साथ सामंजस्य से जुड़ी है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरानुभूति या इम्पैथी का अर्थ है अंतरानुभूति दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा, दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना, आत्म केंद्रित व्यवहार, अनुशासनहीनता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना है, अंतरानुभूति होता है। इम्पैथी जो होता है बच्चों में सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का भाग होता है। जो इम्पैथी होता है अंतरानुभूति, ये बच्चों में सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 14, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने दी है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, ब्रूनर ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने। यह परिभाषा स्किनर ने दी। जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की परिभाषा स्किनर ने दी। स्किनर ने कहा था कि सीखना अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसने दी स्किनर ने कहा था सीखना अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन होता है। स्किनर ने कहा था कि सीखना अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, परिभाषा स्किनर ने दी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, रचनावाद का मूल विचार क्या है? रचनावाद का मूल विचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, ज्ञान शिक्षक से आता है। ऑप्शन बी, ज्ञान स्थिर होता है। ऑप्शन सी, ज्ञान बच्चे के अनुभव से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान पुस्तकों में सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है सी, ज्ञान बच्चे के अनुभव से निर्मित होता है। 15 का सी। रचनावाद का मूल विचार क्या है? ज्ञान बच्चों के अनुभव से निर्मित होता है। रचनावाद मानता है कि बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। रचनावाद क्या मानता है कि रचनावाद क्या मानता है? बच्चा
अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्वेशन किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑब्जर्वेशन मौखिक, लिखित, व्यवहारिक, सांख्यिकी। तो ऑब्जर्वेशन से बच्चे के वास्तविक व्यवहार और भागीदारी का आकलन होता है। ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? वास्तविक व्यवहार, वास्तविक व्यवहार। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है वास्तविक व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। कैसा होता है? व्यवहारिक, वास्तविक ऑब्जर्वेशन, वास्तविक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। का अर्थ क्या? एक कार्य से दूसरे कार्य पर प्रभाव, सीखने में असफलता, नई चीज भूल जाना, अनुशासनहीनता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ये। आप सीखे गए ज्ञान का नए कार्य पर प्रभाव, सीखे गए नए कार्य का प्रभाव, सीखे गए ज्ञान का नए कार्य पर प्रभाव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। जैसे अभी आपने कोई चीज़ सीखी है और फिर उसको नए कार्य पर प्रभाव करो तो ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने के स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए। मतलब अभी हम आपको कुछ सिखाएं और उससे आप कोई नया प्रयोग करें तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, बाल विकास की माप किससे की जाती है? आयु से, सामाजिक स्थिति से, विकासात्मक सूचों से, लिंग से। तो बाल विकास की माप विकासात्मक सूचों से की जाती है। किससे की जाती है? विकासात्मक सूचों से। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, विकासात्मक सूचों से, डेवलपमेंटल इंडिकेटर से की जाती है। जैसे भाषा, मोटर कौशल, सामाजिक व्यवहार आदि से माप की जाती है। किससे की जाती है माप करने के? जैसे भाषा है, भाषा, मोटर कौशल, सामाजिक व्यवहार आदि से माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिकरण सोशलाइजेशन का प्रमुख एजेंट कौन होता है? शिक्षक, परिवार, मित्र समूह, मीडिया। तो क्या होता है? 19 का आंसर बी, परिवार। सामाजिकरण का प्रमुख एजेंट परिवार होता है। परिवार बच्चे के सामाजिकरण की पहली और सबसे प्रभावशाली संस्था है। परिवार क्या है? फर्स्ट और सबसे प्रभावशाली संस्था, फर्स्ट संस्था है परिवार, बच्चे के सामाजिकरण की पहली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी। 20, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? भय पर आधारित नहीं, दंड पर आधारित नहीं, आत्म अनुशासन, हाँ, शिक्षा का दिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप आत्म अनुशासन है। जब बच्चा स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है तो उसे आत्म अनुशासन कहते हैं। क्या होता है? जब बच्चा स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है इसे आत्म अनुशासन होता है। इसलिए अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है आत्म अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? आलोचना से, असफलता दिखाकर, सकारात्मक प्रोत्साहन देकर, तुलना करके। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी, सकारात्मक प्रोत्साहन देकर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है मतलब सकारात्मक, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। किसी को निगेटिव नहीं करना चाहिए, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए।
इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये नहीं बच्चे ने होमवर्क नहीं कर पाया, उसे डांट रहे हैं, मार रहे हैं, चल नहीं आता कुछ, इसलिए हमें बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, इनकल्सिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? इनकल्सिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। इसका मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा का अधिकार देना। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक साथ पढ़ाना, सभी को समान शिक्षा देना, सभी बच्चे को अवसर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे को अवसर दे, केवल विकलांग बच्चे को नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चे को नहीं, सामान्य बच्चों को प्राथमिकता नहीं, विकलांग बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को, समान बच्चों, सभी को एक साथ बैठाकर पढ़ाना, मतलब सभी को एक साथ पढ़ाना, समान रूप से पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। यह क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, रेडीनेस टू लर्न का अर्थ है याद करने की क्षमता, सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी, अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी। सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी। जब बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है तब हम बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। अगर बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी सीखने के लिए तैयार नहीं तो हम बच्चे को नहीं सिखा सकते। इसलिए बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन निरंतर फीडबैक देकर सीखने की प्रक्रिया को में सुधार करता है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन सीखने में सुधार करता है। क्या करता है? सीखने में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी। फॉर्मेटिव मूल्यांकन या असेसमेंट सीखने में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? कॉग्निटिव विकास में सोचने, तर्क करने, समृद्धि और समस्या समाधान शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या होता है? कॉग्निटिव विकास क्या होता है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, नैतिक विकास नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होता है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में सोचने, तर्क करने, स्मृति और समस्या समाधान करने की शक्ति शामिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है आलोचना करना, बिना सोच समझे मान लेना, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच, दूसरों की नकल करना। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ होता है तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा तथ्यों का विश्लेषण करके तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग में तथ्यों को ध्यान में रखकर चीज़ों को सीखता है बच्चा। इसलिए आलोचना करना नहीं होगा, बिना सोचे समझे मान लेना नहीं। तार्किक, बच्चा तर्क करता है, दूसरों की नकल करता नहीं, तर्क करके सीखता है। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। यह विचार किस शिक्षा दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। परंपरागत, रचनावादी, व्यवहारवादी, तकनीकवादी। तो ये रचनावादी से जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी, रचनावादी। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, यह विचार रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चा सबसे अच्छा सीखता है जब वह डरा हुआ हो? नहीं। उसे प्रतियोगिता में हराया जाए? नहीं। उसे रुचि और अर्थपूर्ण कार्य मिले? हाँ। बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है? जब उसे रुचि और अर्थपूर्ण कार्य मिलता है। कि उसे केवल रटना सिखाया जाए? नहीं। जब उसे रुचिपूर्ण कार्य मिलेगा तब वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। तो कुछ मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे की रुचि और अनुभव से जुड़ी होती है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? बच्चे की रुचि और अर्थपूर्ण
कार्य मिले तो बच्चा बहुत सीखता है। क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग इज अ सोशल प्रोग्रेस, यह विचार किसका है? पियाजे का, वाइगोत्स्की का, स्किनर का, कोहलवर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी, वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सीखना क्या होता है? वाइगोत्स्की ने क्या कहा? सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? परीक्षा कराना? नहीं। अनुशासन बनाए रखना? नहीं। सीखने के अवसर प्रदान करना? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करना, नियम लागू करना? नहीं। शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं है, बच्चे को सीखने के अवसर और वातावरण प्रदान करना, बच्चे के सीखने के लिए अच्छे वातावरण प्रदान करना कि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।